बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कशन जो लास्ट हमारी डिस्कशन हो रही थी वो ऑडिट एविडेंस को लेकर हो रही थी, राइट। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी कि एक ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है और अपनी उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए उसे होमवर्क करना पड़ता है, मींस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए उसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के नतीजे में वो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करता है। अच्छा जी, ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन जो वो यूज़ करता है इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जिस इंफॉर्मेशन का वो सहारा लेता है वो इनफैक्ट कहलाता है ऑडिट एविडेंस। फिर हमने कहा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें समझाता है कि यार ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो कल हमारी बात हो रही थी कि सफिशिएंट का मतलब क्या है। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटेटिव एविडेंस की बात कर रहे हैं कि कितना क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस, कितने नंबर ऑफ वॉचर्स मुझे चेक करने चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, यानी कितना साउंड, कितना वैल्यूएबल आपका वाउचर होना चाहिए, कितना वैल्यूएबल आपका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो हमने फिर बात करनी स्टार्ट की क्वांटिटेटिव। तो फिर हमने कहा कि अच्छा कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि इफेक्ट करेंगे किस चीज को, कि हाउ मच नंबर ऑफ इनवॉइसेस टू बी चेक्ड। ऑडिटर को होमवर्क करना ना है, ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। प्रोसीजर परफॉर्म में एक प्रोसीजर एग्जामिनेशन का है ना कि लाइक हमें वाउचर्स चेक करने हैं, कितने वाउचर, कितने सैंपल साइज क्या हो, ठीक। तो हमने पढ़ा था रिस्क के हवाले से, कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, ऑडिटर नॉलेज के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल के हवाले से, और हमारी क्लास यहीं पे कंक्लूड हुई थी, राइट। अच्छा, अब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, तो क्वांटिटी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज क्वालिटी। ठीक है जी, हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी की बात मुकम्मल हो गई थी, अब हम बात करने लगे हैं कि हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कहते हैं जी, हमें गाइड करता है कि जो ऑडिट एविडेंस है वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बेहतर होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे डिटरमिन कहते हैं? क्वालिटी इफेक्ट होती है दो पॉइंट से, या रेलेवेंस या रिलायबिलिटी। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इफेक्ट होती है, या मैं यूं कहूं क्वालिटी डिपेंडेंट है दो एलिमेंट्स के ऊपर। नंबर वन रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, कि भाई कितना रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस है, जो चीज तुम चेक कर रहे हो, जिस एलिमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट की, मैं यूं कह लेता हूं एलिमेंट मैं किसे कहता हूं, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और इसके अंदर अगर यहां पे नॉन करंट एसेट्स हैं तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर बेटे एक एसेट आता है से व्हीकल्स। तो जब मैं बात करता हूं व्हीकल्स की तो मैं इसको कहता हूं ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इट्स एन एलिमेंट। मैं इस तरह का वर्ड यूज करता हूं हमेशा। इसी तरह मैं एक और वर्ड यूज कर रहा होता हूं अक्सर, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो इसके अंदर आता है सेल्स। तो बेटा जब मैं सेल्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको बना ही देता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है जी, यही पढ़ के आए हुए हो। तो मैं जब बात करता हूं बेटे सेल्स की तो मैं बात करता हूं इस एलिमेंट की, तो मैं एलिमेंट बोलता हूं इसको, ठीक है, ठीक है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्वालिटी डिपेंडेंट है कि आपका एविडेंस कितना रेलेवेंट है, जो मिला है एविडेंस वो कितना, जो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर की है वो कितनी रेलेवेंट है, आसान सी बात, और कितनी रिलायबल है, आप उस पर कितना एतमाद कर सकते हो। तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही हमें गाइड कर रहा है कि रेलेवेंस डिटरमिन करनी हो तो कैसे करें, रिलायबिलिटी डिटरमिन करनी हो तो कैसे करें। आप जो कह रहे हैं कि आपके अप्रोप्रिएटनेस की जो बेस है वो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी पे है, तो फिर कैसे आप डिटरमिन करेंगे रिलायबिलिटी? कब कहेंगे कि एक एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल है, मैं इस पे ज्यादा एतमाद कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस रख सकता हूं। तो रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो हमारे गाइड किया जाता है कि रिलायबिलिटी के बारे में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? नंबर वन, ओरिजिनल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपी। भाई मुझे ओरिजिनल इनवॉइस दिखाओगे मैं ज्यादा एतबार कर सकूंगा एज कंपेयर टू मुझे उसकी कॉपी दिखा दो। देखो मैंने नेस्ले पाकिस्तान से को परचेज की, ठीक है,
मैंने नेस्ले पाकिस्तान को से कुछ परचेज की, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है जी? और अगर मैं कहूं कि हम लोग, ये कॉस्ट ऑफ सेल होती है, मैं अगर कहूं मैं इस लाइन आइटम की बात कर रहा हूं परचेजेस की, और मैंने परचेज की है सपोज नेस्ले पाकिस्तान से, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर मैनेजमेंट नेस्ले पाकिस्तान की ओरिजिनल सेल इनवॉइस दिखाएगी तो मैं ज्यादा एतबार करूंगा कि कॉपीड इनवॉइस दिखाएगी तो ज्यादा एतबार करूंगा? मुझे ओरिजिनल दिखाएगी तो मैं उस एविडेंस पे ज्यादा रिलाय करूंगा। ओरिजिनल, ट्रू, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं कंपैरिजन किन दो चीजों के दरमियान कर रहा हूं? ओरिजिनल और फोटोकॉपी के दरमियान, क्योंकि मुझे लगता है फोटोकॉपी में कहीं अल्टरेशन हो सकती है, चीजें ऑल्टर्ड की जा सकती हैं, जबकि ओरिजिनल में ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मेरे पहली परसेप्शन क्या है अबाउट द रिलायबिलिटी, कि मुझे अगर ओरिजिनल एविडेंस मिलेगा तो वो ज्यादा रिलायबल है देन द फोटोकॉपी। सेकंड, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट एविडेंस मेरे लिए ज्यादा रिलायबल है देन द ओरल। मैनेजमेंट मुझे मुंह से कह दे सर हमारी सेल बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं एतबार करना, बिल्कुल नहीं, मैं एतबार ही नहीं करना। ओरल एविडेंस मेरे लिए एविडेंस ठीक है, आपने अच्छी बात कही, या जो मैं कह देता हूं, चलो मैं इसको जरा थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन करता हूं। मैं कहता हूं मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई है, या चलें हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, और मैनेजमेंट कहती है, सपोज मैनेजमेंट कहती है जी 2% ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑफ डेटर। मैं कहा सर आपने ये एस्टिमेट बनाया है, ये कैसे यहां तक कैसे पहुंचे? मैंने कहा सर हमने 2%, हमारी हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ने हमें शो किया, हमारे पैटर्न ने हमें शो किया, ठीक है। अब ये ओरल एविडेंस है, लेकिन इसके बरक्स अगर मैनेजमेंट मुझे यही बात डॉक्यूमेंटेड कैलकुलेशंस दिखा दे, वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा मेरे लिए। रिलाय करना, उस बात पे एतबार करना कि हाउ यू एक्चुअली अराइव एट दिस 2% इज मोर कंफर्टेबल, आई फील मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंटेड ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है देन द ओरल। दूसरी परसेप्शन, मुझे कोई कहेगा ओरल भी है डॉक्यूमेंट और रिटन भी, ओरल भी है और डॉक्यूमेंटेड भी है, कौन सा ज्यादा एतबार वाला? तो मैं कहूंगा डॉक्यूमेंटेड। तीसरी परसेप्शन, घर से सबूत मिले वो ज्यादा रिलायबल है कि बाहर वाले कहें लड़का बड़ा अच्छा है तो वो ज्यादा अच्छी बात है। देखो रिश्ता बेचना है, ठीक है, लड़के वालों की तरफ, लड़के वालों के घर वाले कहें लड़का बड़ा शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है और बड़ा नेक परहेजगार है, ये ज्यादा एतबार वाली बात है? या मोहल्ले वाले गवाहियां दें कि बच्चा 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है, ये ज्यादा रिलायबल है? और इवन के आज का होता भी ऐसे ही, आप रिश्ता बेचते हो तो आप लड़के की बाकायदा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कहाँ से? उसके वर्किंग प्लेस से, उसके रेजिडेंशियल एरिया से, ऐसा ही है। तो क्या कर रहे हो वो एक्सटर्नल। आपको लगता है घर वालों से पूछने की बजाय या उनकी बात पे एतबार करने की बजाय क्योंकि मुझे बाहर वाला कह दे तो मुझे ज्यादा एतबार आएगा। तो ऑडिटर भी तो ऐसे ही है, ऑडिटर मैनेजमेंट के पास आएगा, जो मैनेजमेंट एविडेंस देगी वो ज्यादा रिलायबल है, या जो बाहर वाला कहेगा कंपनी के बारे में, जो बाहर वाला कहेगा वो ज्यादा रिलायबल है? बात समझ आ रही है मेरी? तो इसका मतलब है एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू इंटरनल। तीसरी परसेप्शन कैसे? मैं आसान सी एग्जांपल देता हूं। बेटा डेटर कब क्रिएट किए जाते हैं मुझे बताओ? सर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ना डेटर कब, मतलब कि ये एंट्री कब की जाती है डेटर टू सेल की? कौन सी? क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब है आप क्रेडिट सेल्स क्रिएट करते हो तो आपके डेटर क्रिएट होते हैं। yes, ऐसे ही है। अज्यूम करें मैंने 1000 रुपए की सेल की एक कस्टमर को क्रेडिट पे, ठीक है, yes, और एक ही कस्टमर है मेरा उधारिया, बाकी सारे कैश पे करते हैं। तो मैंने आसान किया जिंदगी जरा, तो एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000 रुपए। सपोज अज्यूम करें पूरे साल में और कोई एंट्री नहीं है, अज्यूम कर लें डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट पूरे साल में और कोई एंट्री नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डेटर है
अगर सेल्स को वेरीफाई करने जाऊं तो एक तरीका ही है कि सेल्स वेरीफाई कर लेता हूं तो खुद ब खुद क्या वेरीफाई हो जाएगा, डेटर भी वेरीफाई हो जाएंगे और कोई डेटर है ही नहीं। या अगर मुझे बात बताओ, मैं इस डेटर को एक लेटर लिखूं और उसे कहूं कि तुमने कंपनी का 1000 रुपया देना है, क्या तुमने देना है? वो आगे से कह दे हाँ, ठीक, मैंने एक लेटर लिखा, यस सर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंफर्मेशन लेटर्स, कंफर्मेशन हमने। क्या आपका डेटर आपका इंटरनल पर्सन है? नहीं, आप उसे एक्सटर्नली लिखते हो कि यार क्या तुमने कंपनी का 1000 रुपया देना है, वो आगे से कहते हैं हाँ जी मैंने देना है, यस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये डेटर कंफर्म हो गया कि इसने 1000 रुपया देना है कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली डेटर के साथ ये कंफर्म ना हो गई, सेल कंफर्म ना हो गई, यस सर, क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्सटर्नल एविडेंस मिल जाए तो वो इंटरनल एविडेंस के ऊपर सुपरसीड कर जाएगा, यस टेक ओवर कर लेगा। हम कहेंगे यार एक्सटर्नल ने कह दिया, डेटर ने कह दिया। इसी तरह अगर मैं कहूं, अब तो मैंने ये एक आसान सी एग्जांपल ली है ना, अगर कंपनी के 50 डेटर हो तो 50 को खत लिख दूंगा और 50 के 50 अगर मुझे वेरीफाई कर दें तो अल्टीमेटली डेटर कंफर्म करते करते मेरी सेल भी कंफर्म हो जाएगी। बात समझ आई? यस सर, और जिनको बेचा है उधार पे, जब वो उधारिये मान गए हैं तो मतलब बेचा है उधार पे, सेल हुई है, फिर इसका मतलब है क्रेडिट सेल। नो डाउट कैश सेल वेरीफाई नहीं होगी लेकिन क्रेडिट सेल वेरीफाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है? सो समझाना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब आपने ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, ये क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। आपको जो इसके जवाब में डेटर ने कंफर्म किया, यस, ये है आपका ऑडिट एविडेंस। ठीक, सो ऑडिट एविडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल देन दी इंटरनल सोर्स। सो मुझे बजाय कि मैं क्रेडिट सेल्स को वेरीफाई करूं, मैं अगर डेटर वेरीफाई कर लूं तो मेरी सेल्स खुद वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअली दीज टू थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, इफ यू वेरीफाई दिस सेल यू कैन वेरीफाई द डेटर, बट इफ आई गो फॉर डेटर कंफर्मेशन तो ऑटोमेटिकली सेल्स वेरीफाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? समझ आ गई। सर दूसरा ये कि कैश सेल्स थोड़ी मुश्किल नहीं होंगी? वो एक अलग चीज है, उसको वेरीफाई, हम वेरिफिकेशन तो पढ़ नहीं रहे, मैं तो अभी सिर्फ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन पढ़ाने जाऊंगा या वेरिफिकेशन समझाने जाऊंगा तो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे, वो प्रोसीजर वाला चैप्टर अगला है। ठीक है, और सर छोटा सा क्वेश्चन है कि लाइक सैप है जो हमारी आजकल दुनिया में चल रहा है, जी जी, तो उसके अंदर वाउचर्स वगैरह, सेल्स इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट होते हैं, तो क्या ऑडिटर उस डाटे को संभाल के अपने पास रख लेता है कि जरूरत हो तो आगे जाके नहीं? जैसे कि हमने वो कंपनी लॉ में भी पढ़ा था, कुछ चीजें 10 साल के लिए कंपनी उनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभाल के रखती हैं। बेटा देखो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस सर, और डेटा संभालना भी उनकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर अगर कुछ संभालेगा तो वो ऑडिट एविडेंस संभालेगा। ठीक है, अभी तुमने कहा कि जिस तरह कि कंपनी अगर सपोज ऑडिटर ने 100 इनवॉइचर चेक किए हैं कि, तो क्या 100 वोचर वो अपने पास संभाल के रखेगा? जिनके अंदर मिसस्टेटमेंट्स आ गई, जी वो तो संभालेगा डेफिनेटली। वो हमारा देखो, वो वाउचर नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? एविडेंस है। सो इसलिए ख्याल रखो कि ऑडिटर का वाउचर संभालने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर का काम नहीं है, या वाउचर संभालना ऑडिटर का काम नहीं है, लेकिन जो वाउचर उसके काम में इस्तेमाल हुए हैं वो संभालना। और ऐसे वाउचर या ऐसे इनवॉइसेस जिनके अंदर उसे मिस स्टेटमेंट मिली है, वो ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन, और उसके ऊपर बाकायदा एक स्टैंडर्ड मौजूद है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कि हाउ टू मेंटेन एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उसने क्या संभाल के रखना है? वो अपने जो प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा होगा उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा। वो जो वाउचर्स की जिसमें विस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, वो उनके एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, उनकी कॉपीज संभाल के रखेगा। ओरिजिनल तब भी नहीं वो रखता क्योंकि ओरिजिनल की उसे जरूरत नहीं है। ओरिजिनल जो ऑनरशिप है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ऑनरशिप किसकी है? मैनेजमेंट की, वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ऑडिटर अपनी चीज संभाल के रखेगा। इंटरनल कंट्रोल, बेटा अगर इंटरनली आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्ट्रांग है, हमने बहुत बात की, तो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो रिस्क क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ जी, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क क्या है?
हमारा कम होता है। कम हो जाएगा। और अगर रिस्क कम है तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करने पड़ेंगे, कम लगाने, होमवर्क कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका मतलब है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो ऐसा क्यों है? इसीलिए कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो जो ऑडिट एविडेंस हमें यहां से मिलेगा वो बहुत रिलायबल होगा, हम उस पर एतबार कर सकेंगे। यही लिए इसीलिए तो हमारा रिस्क कम होगा, इसीलिए तो हमारा होमवर्क कम होगा। ये तो आउटकम्स है ना, गौर करो, ये तो आउटकम्स हैं। किसकी आउटकम? इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रांग होने की आउटकम। लेकिन स्ट्रांग होने से आउटकम ये क्यों आ रही है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो हमारा ऑडिट एविडेंस स्ट्रांग है, रिलायबल है। रिलायबल है तो फिर रिस्क भी कम है और ऑडिट प्रोसीजर भी कम पर। तो इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग हुए तो इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट परसेप्शन अबाउट रिलायबिलिटी। अच्छा, हम सारी बातें क्या कर रहे हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलायबिलिटी कि ऑडिट एविडेंस कब रिलायबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको डायरेक्ट एविडेंस मिल जाए वो ज्यादा रिलायबल है रादर देन इनडायरेक्ट। तो ये मतलब कि डेटर से ही हमें एग्जैक्टली मैं उसी तरफ जाने लगा जी, बिल्कुल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक प्रोसीजर है जो ऑडिटर इस्तेमाल करता है। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स का सहारा ले रहे होंगे। ये बल्कि आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आगे कीजिए, कौन सा है जी? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। एग्जैक्टली, इसमें देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नजर आ रही है आपको कंफर्मेशन के नाम से। यस सर। तो इंशाल्लाह भी हम अगली क्लास में इसके ऊपर पढ़ रहे होंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बेटा देखो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भिजवाई और डेटर को, सपोज एक कंपनी है सपोज ABC, ये अपने एक क्लाइंट को, एक डेटर को कंफर्मेशन भिजवाती है, कहती है, ऑडिटर कहता है कि जनाब सपोज, अच्छा मैं यहां पे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कर लूं तो कुछ समझ आएगी। यस सर। चलो, मैनेजमेंट के लेटर हेड के ऊपर, यानी ये ABC का लेटर हेड है, ठीक है? ABC के लेटर हेड के ऊपर ऑडिटर एक लेटर लिखेगा। लेटर कौन लिख रहा है? ऑडिटर, क्योंकि ये ऑडिटर का प्रोसीजर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना। तो ऑडिटर एक लेटर लिखता है ABC के लेटर हेड के ऊपर। ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है कि मैनेजमेंट की अगर परमिशन ना हुई तो ये डेटर जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डेटर ऑडिटर को नहीं जानता, डेटर ABC कंपनी को जानता है। ठीक, इसलिए हम टेक्निकली क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट का लेटर हेड इस्तेमाल करते हैं, यानी उस कंपनी का लेटर हेड इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आई कि कंपनी आपको रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, सो ये ABC अपने लेटर हेड के ऊपर ऑडिटर का पैगाम भिजवाता है और कहता है कि सर ये मेरे ऑडिटर जो हैं ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और ऑडिटर ने यहीं पे लेटर हेड में एक बात लिखी होती है लेटर में कि आप प्लीज इस सवाल का जवाब जो हम आपसे पूछ रहे हैं आप हमें डायरेक्टली भेजिएगा, मैनेजर ना भेजिएगा। ये खुफिया बात है, आपके और मेरे दरमियान की राज की बात है। आपने मैनेजमेंट को नहीं कह बतानी, मुझे बतानी है। तो फिर लिखता क्या ऑडिटर? ऑडिटर कहता है डेटर साहब, सपोज ये डेटर का नाम है मिस्टर A या X, मिस्टर X। वो कहता है मिस्टर X साहब आपने कंपनी के 5 मिलियन देने हैं, क्या ऐसा है? क्या आपने 5 मिलियन देने हैं? आर यू एग्री विद दिस बैलेंस? इफ यू हैव एनी डिसएग्रीमेंट प्लीज लेट अस नो। और नीचे हमने स्पेस दी हुई है, वहां पे मेंशन कर दें जो भी बैलेंस आपको लगता है कि आपने कंपनी का देना है। इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रही है ना। ये क्या करते होंगे? इन्हें क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऐसे ही है। और इन्होंने बदले में क्या देना होगा? या पैसे देने होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई क्रेडिट अमाउंट होगी, क्रेडिट अमाउंट। बात समझ आ रही है? सो
ऑडिटर इनके लेटर हेड के ऊपर इनकी परमिशन के साथ लेटर भिजवाता है डेटर को, इसे कहते हैं कंफर्मेशन लेटर। एक्सटर्नल, क्या डेटर एबीसी कंपनी का हिस्सा है? नहीं, एक्सटर्नल है। एबीसी कंपनी का हिस्सा है क्या? नहीं, स्टेक होल्डर है ना, लेकिन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, इंटरनल थोड़ी है। तो एक्सटर्नल इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बात समझो जरा, एक वर्ड खाली भी तो लिखा जा सकता था, कंफर्मेशन का वर्ड खाली भी तो लिखा जा सकता था। एक्सटर्नल का वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि पता है कि जिस बंदे को कंफर्मेशन के लिए लेटर लिखा जा रहा है वो कंपनी का हिस्सा नहीं है, वो कंपनी का स्टेक होल्डर है। कौन सा स्टेक होल्डर? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो अगर स्टेक होल्डर एक्सटर्नल है, अगर ये स्टेक होल्डर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, मैं शेयर होल्डर नहीं बोल रहा, मैं स्टेक होल्डर बोल रहा हूं, ये अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है तो फिर कंफर्मेशन को भी हमने बोल दिया ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। ठीक, बात समझ आ गई? सो एबीसी के लेटर हेड के ऊपर एबीसी की इजाजत के साथ ऑडिटर क्या कर रहा है? कंफर्मेशन ले रहा है। कहां से? एक्सटर्नली, फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, फ्रॉम द थर्ड पार्टी। और उसे कहता है कि तुम जो भी जवाब दो मुझे डायरेक्टली भेजना, मैनेजमेंट के थ्रू ना भेजना, क्योंकि तुम मैनेजमेंट को भेजोगे, मैनेजमेंट तुमसे एडिटिंग करवा के चेंज कर सकती है, तुम्हें रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकती है। हो सकता है तुम कह रहे हो कि नहीं मैंने 4.5 मिलियन तो नहीं देना, मैंने 4.5 मिलियन देना है। मैनेजमेंट फौरन तुम्हें फोन करके कहेगी सर हमने 5 लिखा, अभी 5 लिख दें, कोई मसला नहीं, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। एबीसी कन्विंस कर सकती है ना उसे कि सर 5 लिख दें, आपकी मेहरबानी, हमने 5 का बताया हुआ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मिली भगत हो सकती है कि नहीं? लेकिन अगर ये 4.5 मिलियन लेटर डायरेक्टली मुझे मिलेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि एबीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर डेटर का जो बैलेंस आ रहा है वो 5 मिलियन है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सो मैं जब इसे कंफर्म करने जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। बात समझ आई? तो इसका मतलब, लेकिन अगर मुझे बाहर वाली डेटर भी कह दे कि नहीं सर 5 मिलियन ही है, तो देखो एक्सटर्नल पर्सन ने भी मुझे 5 मिलियन बता दिया। इसका मतलब मेरा रिलायंस लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा अबाउट द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी एंड द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरा एतबार बढ़ जाएगा ना। सो वो कहता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्टली। कुछ पल्ले बड़ी बात। सो अभी तक अगर हमने बात की तो हमने कहा एप्रोप्रिएटनेस जो है, एप्रोप्रिएटनेस जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस पे? कि ऑडिट एविडेंस कितना, यानी जो क्वालिटी है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है कि ऑडिट एविडेंस कितना रेलेवेंट है और कितना रिलायबल है। अब फिर हमने रिलायबल को ओपन करके देखा पेंडोरा बॉक्स को, तो हमने कहा अच्छा क्या परसेप्शंस हैं, तो हमने परसेप्शन देख ली। हमने कहा ओरिजिनल एविडेंस फोटोकॉपी से ज्यादा अच्छा है, डॉक्यूमेंटेड ऑरल से अच्छा है, एक्सटर्नल से अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो तो एविडेंस भी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा, ऑडिट एविडेंस डायरेक्ट मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट। फिर एक और चीज, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है सोर्स, किस सोर्स से लिया जा रहा है, कहां से हासिल किया जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, कहां से हासिल किया जा रहा है, नेचर क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है रिलायबिलिटी। नेचर से मुराद डॉक्यूमेंटेड है कि ओरल है, रिटन ओरिजिनल है कि फोटोकॉपी है, एंड सर्कमस्टांसेस, और किन सर्कमस्टांसेस में हासिल किया जा रहा है। सर्कमस्टांसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, किस सर्कमस्टांसेस में ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। क्या ऑडिट एविडेंस रिलैक्स एनवायरनमेंट में मिल रहा है या बहुत टफ एनवायरनमेंट है? यानी समझने की बात कि मैं ऑडिट एविडेंस लेने के लिए मेरी खून पसीना एक हो गया फिर जाके एविडेंस मिला, या मैंने बस ईज वे में जाकर, ईज वे मींस मैनेजमेंट इज वेरी फ्रेंडली, दे आर कोऑपरेटिंग विद अस, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है दे आर शेयरिंग विद अस। एक मैनेजमेंट ऐसी है, इसका मतलब मैनेजमेंट बड़ी कोऑपरेटिव है,
वो आपसे ऑडिट एविडेंस, इंटेग्रिटी का एक अलग एलिमेंट है वो इसका मतलब है वो इतनी अच्छी है, इतनी कोऑपरेटिव है कि हमें ऑडिट एविडेंस एक अच्छे एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है जिसमें, या कोऑपरेटिव सा एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली नहीं कहना चाहिए, वो अजीब सा वर्ड हो जाएगा, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर उसके बरक्स आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, सर ये एक एविडेंस चाहिए, ये हमें जरा एक सेल इनवॉइस देखनी है, अभी टाइम नहीं है, चले जाए यहाँ से, आप अपनी शक्ल पैडी सी जगह लेके दफा हो जाए यहाँ से। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कई मैनेजमेंट वाकई ही इतनी अजीब होती हैं। ऐसे लोग, मैं अक्सर कहता हूँ, इशफाक साहब का एक वर्ड होता है कि कुछ लोगों के मुंह पे चिब्बे पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के मुंह चिब्बे होते हैं, चिब्बे पंजाबी वर्ड, टेढ़े मेढ़े अजीब से, उनके मुंह पे हमेशा गुस्सा रहता है, वो खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, उनका मुंह एक जैसे ही रहना है। सो ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया में, ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, ऐसे भी मौजूद। आप एविडेंस लेने जाते हो, वो चढ़ जाता है, इसका मतलब आपको एक एविडेंस लेने के लिए इतनी तगोदो करनी पड़ती है, जलालत फेस करनी पड़ती है कई दफा। तो रीजन क्या है इसकी, रीजन क्या है इसका मतलब है एनवायरनमेंट या सर्कमस्टेंसेस को है कोई बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, आपको बड़ी तगोदो से एविडेंस लेना पड़ता है। इंटेग्रिटी पर फिर डाउट हो सकता है कि हमने कोई चीज छुपा भी तो सकते। नहीं, इंटेग्रिटी देखो, हर चीज में ऐसा नहीं होगा कि हम उस स्टेज पे चले जाएं फौरन से पहले कि ये झूठे हैं, अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, until and unless you have found something, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोई आपसे बुरे तरीके से बोल रहा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो इंटेग्रिटी नहीं है उसकी, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं है, दैट्स अनदर इशू। बट वो मैं जैसे पहले भी बताया कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप अपना रेगुलर रूटीन का काम कर रहे हो और ऑडिटर आके आप पे एडिशनल काम थोप रहा है, तो आपको गुस्सा चढ़ना बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर का तो एक इंडिविजुअल काम है ना, लेकिन बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सन, देखो मैं अपनी सीट पे बैठा हूं, मेरे पास डेली बेसिस का काम है, उसमें आपका भी काम आ जाए तो मुझे तो गुस्सा चढ़ेगा ना कि एडिशनल काम हो गया। सो लाइक दैट, ठीक है जी। तो रिलायबिलिटी समझ आ गई? यस सर। चलो आगे आओ फिर। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट, रेलेवेंस। अच्छा, ऑडिट एविडेंस कितना रेलेवेंट है, जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी मतलब उतना हम कह सकेंगे टेक्निकल ऐप उतना अप्रोप्रिएट है। ठीक हो गया, ये बात समझ आई। लेकिन रेलेवेंस को समझाने से पहले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेलेवेंस को समझाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको पहले असर्शन समझाऊं। अभी इस टॉपिक को, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग, जरा गौर करो, जरा प्लीज गौर करो, हम लोग क्वांटिटेटिव डिस्कस कर चुके, यानी सफिशिएंस डिस्कस कर चुके, हम अप्रोप्रिएटनेस डिस्कस की, लेकिन पार्शली हम रिलायबिलिटी डिस्कस कर ली है, लेकिन रेलेवेंस डिस्कस नहीं की। रेलेवेंस समझने से पहले असर्शन का समझना बहुत जरूरी है। सो आइए पहले समझते हैं असर्शन। असर्शन जो ही खत्म होगी तो मैं साथ ही आपको रेलेवेंस समझाऊंगा, क्योंकि जहां पे मैंने बार बार असर्शन का वर्ड यूज करना है, आपने कंफ्यूज हो जाना है कि असर्शन है क्या। तो पहले असर्शन समझते हैं कि असर्शन क्या है, फिर हम जाएंगे वापस समझने के लिए कि अच्छा रेलेवेंस क्या है। तो आज की तारीख में हम असर्शन समझ रहे होंगे कि असर्शन क्या होती हैं। लो जी, असर्शन समझने के लिए आज मैं थोड़ा सा आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रुख करवाता हूं थोड़ा सा। देखो बेटे, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई फिगर आ जाएगी इसकी, ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ पे कोई करंट एसेट्स लिख देता हूँ, जिस तरह स्टॉक्स होते हैं, जिस तरह आपके डेटर्स होते हैं, ठीक है जी। यस सर। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिए, ये आपके पास आगे टोटल एसेट्स। नीचे बैलेंस शीट और चल सकती है, मुझे जरूरत नहीं है। सेल्स आ गई, कोई भी फिगर लिख लेते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें हमारे पास आ जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है जी। यस सर। तो ये आपका बन जाता है क्या वाला, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें से अगर हम लेस कर लें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। यस सर। तो मैंने एक्सट्रैक्ट बना लिए फाइनेंशियल्स के।
ये कंप्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बन गया और ये बैलेंस शीट का। सपोज मैं इसको मजीद प्योरीफाई कर लेता हूं और मैं कहता हूं 31 दिसंबर 2021 का, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ फिर, जनवरी से दिसंबर का। मैं अज्यूम करता हूं मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैं, ये मिलियंस में है फिगर जी, 500 मिलियन के। मेरा स्टॉक है से 250 मिलियन का और मेरे डेटर हैं 100 मिलियन के, ठीक है। टोटल एसेट्स हो जाते हैं ये कहीं 500, 6, 7, 8, 850 अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह यहां पे सेल्स की फिगर भी अज्यूम कर लेता हूं और ये कहता हूं फॉर द ईयर, ठीक है, एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है जी। मैंने वही फिगर दोबारा ले ली, इसको ऊपर से मिटा लेते हैं। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं फॉर द ईयर, FTY का मतलब फॉर द ईयर। सेल्स है, सपोज अज्यूम कर लें ये भी मिलियंस में है। सेल है इस बार हमारी 700 मिलियन की, ओपनिंग स्टॉक है 100 मिलियन का, परचेज हैं 50 मिलियन की से, और कॉस्ट ऑफ सेल हैं 20 मिलियन की, या बल्कि इसको यूं कर लें 150 मिलियन, और कितना हो गया 250 माइनस 50 कर लें, ठीक है। कितना हो गया अभी ये 200 हो गया, और 700 माइनस 200 इज 500 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट अज्यूम किया मैंने, अज्यूम किया है। अभी वर्ड हम बार बार यूज कर रहे थे, जिससे मैं कहूं अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल तो इसको मैं क्या कहता था, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। फिर इसी तरह अगर मैं बात कर रहा था स्टॉक के बारे में तो ये भी एलिमेंट है। तो मैंने कहा एक टेक्निकल वर्ड है एलिमेंट, तो मैं टेक्निकल वर्ड बार बार यूज कर लेता हूं एलिमेंट। असर्शन क्या है, असर्शन कहते हैं बेटा claim made by the management in preparation of financial statement. Claims made by the management in respect of in preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन। सो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी, आपके सामने ये फाइनेंशियल आ गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर के ऊपर ये शो कर दी मैनेजमेंट ने। कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर का, फॉर द ईयर की इनकम जो है और फॉर द ईयर के एक्सपेंसेस उन्होंने ये शो कर दिए। ये मैनेजमेंट ने तैयार किया फाइनेंशियल, ऑडिटर ने इसके ऊपर क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। मैनेजमेंट तैयार करते हुए अगर ये लिख रही है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 500 मिलियन का है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास 500 मिलियन के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मौजूद हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर स्टॉक के सामने 250 मिलियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने ये जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तैयार की है, मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास 250 मिलियन का स्टॉक मौजूद है। क्या मौजूद है या नहीं है, अभी ये बात की बात है। ये बात क्या अभी उस पर नहीं आ रही है, तो ऑडिटर का काम है ना, ऑडिटर देखेगा मैनेजमेंट क्या क्लेम कर रही है, समझ आई। इसी तरह मैनेजमेंट कहती है हमने इस बार परचेजेस की हैं 150 मिलियन की, इसका मतलब है मैनेजमेंट फाइनेंशियल कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंप्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए ये क्लेम कर रही है, ये असर्शन ले रही है कि इतने की परचेजेस की हैं हमने इस साल। क्या की हैं कि नहीं की, ये ऑडिटर का काम है। बात समझ आ गई। असर्शंस क्या हुई फिर, क्लेम्स बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई भी एलिमेंट लिख रही है तो ये उसका क्लेम है। मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि हमारी 700 मिलियन की सेल है, मैनेजमेंट ने क्लेम किया हमारा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 100 का है, मैनेजमेंट ने क्लेम किया हमारी परचेजेस 150 मिलियन की हैं। अगर उन्होंने फाइनेंशियल्स में ये फिगर लिखी है, इट्स मीन दे क्लेम्ड एवरीथिंग। क्लेम का मतलब ये वो कंप्लेन वाला क्लेम नहीं है, क्लेम का मतलब है वो इस बात को असर्ट कर रहे हैं, वो ये असर्शन ले रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इतने की सेल हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैं, कंपनी ने खरीदे हैं। अच्छा, वाकई खरीदे हैं, तो वो अलग बात। तो असर्शन मतलब क्लेम्स मेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। ये बात समझ आई है अब। सो ये मेरा क्लेम है, ये मेरा क्लेम है, ये मेरा क्लेम है। क्लेम का मतलब मैं क्लेम को उर्दू में अगर वर्ड यूज करूं तो क्लेम का मतलब कि मैं किस बात को किस बात की गवाही दे रहा हूं एक तरह से, ठीक है। कि लाइक मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई इतने का ये काम हुआ है, इतने का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है मैंने, ये मेरा क्लेम है, ठीक है। क्लेम ही को मैं क्या कह रहा हूं, असर्शन।
इसका मतलब है, मैं अगर अब इसको टेक्निकली बोलूं तो मैं यूँ बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ये असर्शन कह रही है कि सेल्स जो हैं वो 700 मिलियन की हैं, ठीक है। अब ऑडिटर का काम है प्रूफ करना कि क्या वाकई 700 मिलियन की सेल है या नहीं है। बात समझ आई है? इन्हीं असर्शंस को ऑडिटर क्या करता है, इन्हीं क्लेम्स को क्या करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। इसका मतलब है ऑडिटर वेरीफाई दोस क्लेम्स या असर्शंस थ्रू टेस्टिंग, होमवर्क अपना, और ये इंश्योर करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और ये इंश्योर करेगा क्या वाकई सेल 700 की है। 700 क्या है, असर्शन गिवन बाय द मैनेजमेंट या टेकन बाय द मैनेजमेंट, बयानिया मैनेजमेंट का वर्ड ज्यादा अच्छा मिल गया, गवाही की बजाय बयानिया कह ले, बयानिया मैनेजमेंट का। अब ऑडिटर इन्हीं क्लेम्स को क्या कर रहा है, वेरीफाई। मैं इसका मतलब है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटे जल्दी से, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए असर्शन लेती है, क्लेम करती है, बयानिया इशू करती है कि इतने की सेल, इतने की परचेज, इतने की इनकम स्टेटमेंट, इतने की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और ऑडिटर उन्हीं क्लेम्स को क्या करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है थ्रू होमवर्क, थ्रू टेस्टिंग। बेटा इन्हीं असर्शंस को कहा जाता है, तीनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। इन्हीं को मैनेजमेंट असर्शंस भी कहा जाता है, चूंकि ऑडिटर इन्हें वेरीफाई करता है तो इन्हें ऑडिट असर्शंस भी कहा जाता है, और इसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो दीज असर्शंस आर कॉल्ड, आइदर कॉल्ड ऑडिट असर्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, और यू कैन कॉल इट मैनेजमेंट असर्शंस। ये हैं कौन कौन सी, तो ये पिक्चर जो है ये पब्लिक पिक्चर है जी, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये पिक्चर आपको गाइड करिए कि असर्शंस कितनी किस्म की हो सकती हैं या क्लेम्स कितनी किस्म के हो सकते हैं। जी नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। जी डन, ओके। अब हमने ये देखना है कि असर्शंस कितनी किस्म की हो सकती हैं। ऑडिट असर्शंस, नंबर 1 एग्जिस्टेंस। अभी मैंने इसकी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाई, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा अभी। पहले हम जरा पढ़ लेते हैं ये असर्शंस है क्या। पहले कहता है कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस। तो उसका पॉइंट ये है कि क्या एसेट और लायबिलिटी से एग्जिस्ट करते हैं। मैनेजमेंट जो कह रही है 500 मिलियन की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्या वाकई ही एग्जिस्ट करती है? कंपनी के वेयर हाउस में है इतनी चीजें, कंपनी की इतनी गाड़ियां हैं, इतनी मशीनरी है कि नहीं है? ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती? ठीक है, एग्जिस्टेंस असर्शन क्या समझाती है कि क्या ये एसेट एग्जिस्ट करता है, क्या ये लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। बात समझ आ रही है? ये मौजूद भी है या नहीं है। नंबर 2 कट ऑफ समझ लेते हैं, आसान लफ्ज कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है? देखो बेटे 31 दिसंबर 2021 ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड। हमारा ईयर कहां से स्टार्ट हुआ? जनवरी से दिसंबर का। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी जनवरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो हम कहां शो करेंगे? आइदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, या फिर नोट्स टू द अकाउंट्स। ऐसा ही है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एज एट 31 दिसंबर हम सब कुछ शो कर देंगे, या फॉर द ईयर 31 दिसंबर सब कुछ शो कर देंगे। ऐसा ही है। अगर कोई ट्रांजैक्शन आए 1 जनवरी 2022 की तो क्या करेंगे? 1 जनवरी 2022 को हमने मैं कहता हूं सेल हुई है 50 मिलियन की 1 जनवरी 2022 को, क्या वो इस फाइनेंशियल में आएगी? क्या वो इस सेल में शामिल होगी?
क्यों? तो क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो हमारा ईयर क्लोज हो चुका है। आप कह रहे हो सर हमारा ईयर है फर्स्ट जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। तो सर आप ट्रांजैक्शन दे रहे, सॉरी 2021 तक, सॉरी 2021 तक। और सर जो आप ट्रांजैक्शन दे रहे हैं वो 2022 की है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी। इसका मतलब है आपने 31 दिसंबर 2021 के बाद एक कट ऑफ लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, एक जंगला लगा दिया। आपने कहा लें जी बस खत्म, इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगी, और ना ही इधर की उधर जाएगी, ना इधर की उधर जाएगी। शाबाश, वेरी गुड। ना इधर की ट्रांजैक्शन, इस पीरियड की ट्रांजैक्शन इधर जाएगी, इसको हम यहां पे कह लेते हैं 2022, ईयर 2022। ना इधर की ट्रांजैक्शन इधर जाएगी और ना इधर की ट्रांजैक्शन इधर आएगी। ठीक, इसे कहते हैं कट ऑफ। ठीक, इसे कहते हैं कट ऑफ। क्या आपने कट ऑफ लगा दिया कि भाई नो, खत्म, डेड एंड। अब पीछे वाला पीछे, आगे वाला अगला हिसाब, पीछे वाला हिसाब खत्म, अगला हिसाब शुरू। इसे कहते हैं कट ऑफ। तो क्या, मैं अब ये क्वेश्चन है, असर्शन क्या है मैनेजमेंट की? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है क्या एसेट 31 दिसंबर तक के एसेट इसमें रिकॉर्ड हो गए? क्या 2022 का तो नहीं कोई रिकॉर्ड कर लिया? क्या 2021 का कोई ऐसा तो नहीं जो अनरिकॉर्डेड रह गया हो, अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हो? ऐसा तो नहीं। ये है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ असर्शन क्या कहती है? क्या सेल 700 मिलियन की है? क्या कोई ऐसी सेल तो नहीं रहेगी जो 2021 की थी लेकिन 2022 में रिकॉर्ड की? या कोई ऐसी तो नहीं जो 2022 की है और हम 2021 में रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये हमारा कट ऑफ है असर्शन। मैनेजमेंट ये इंश्योर कर रही है। कट ऑफ असर्शन क्या है? कट ऑफ क्लेम क्या है? मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि 31 दिसंबर 2021 तक जितनी सेल थी हमने लिख दी है। 2022 की सेल हमने इसमें शामिल नहीं की, और ना ही 2021 की कोई ऐसी सेल है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड ना की हो, हमने सब रिकॉर्ड कर दिया। इसे कहते हैं कट ऑफ। इज दैट क्लियर? कट ऑफ के साथ ही कंप्लीटनेस को पढ़ लेते हैं। कंप्लीटनेस की असर्शन क्या है? एवरीथिंग इज कंप्लीट। 2021 की जितनी सेल थी हमने सारी रिकॉर्ड कर लिया, कोई अनरिकॉर्डेड नहीं है, मीन सेल्स इज कंप्लीट। मैनेजमेंट क्लेम कर रही है 700 मिलियन इज द सेल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। इट इज कंप्लीट। देयर इज नो सच अनरिकॉर्डेड सेल इन दिस ईयर। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। कट ऑफ क्या कह रहा है? अगले साल की सेल मैंने इस साल में रिकॉर्ड नहीं की, ना इस साल की अगले साल लेके गया हूं। और कंप्लीटनेस क्या कह रही है? इस साल जितनी थी सब रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। जितनी सेल हुई सारी रिकॉर्ड किया, जितना इक्विपमेंट खरीदा सारा रिकॉर्ड किया, जितना स्टॉक खरीदा सारा रिकॉर्ड किया, जितना डेटर है सारे रिकॉर्ड किए, कंप्लीट है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आई? आ गई। इसका मतलब अब तक हमने 3 असर्शंस पढ़ी। 3 असर्शन मींस द क्लेम्स। क्या क्लेम्स मेड बाय मैनेजमेंट? क्या क्लेम है जनाब? एग्जिस्टेंस, एसेट खरीदे, लायबिलिटी जितनी नजर आ रही है आपको फाइनेंशियल पोजीशन में, ये एग्जिस्ट करती हैं। कट ऑफ, जिस पीरियड की सेल है, जिस पीरियड की इनकम है, जिस पीरियड का एसेट है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, अगले पीरियड में नहीं जा रहा। या अगले पीरियड का कोई एसेट, कोई इनकम पिछले पीरियड में आकर रिकॉर्ड नहीं हो रही। कट ऑफ लगा दिए, जंगला लगा दिया, फेंस लगा दिए। कंप्लीटनेस, इस साल की जितनी सेल है, जितनी इनकम है, जितने एसेट है, जितनी लायबिलिटी है, सब कंप्लीट है, कुछ नहीं छोड़ा अनरिकॉर्डेड। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो सेल हुई लिख दी है, जो परचेज की है लिख दी है, कुछ नहीं छोड़ा अनरिकॉर्डेड। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट। सो अभी तक हमने कितनी असर्शन पढ़ ली? एग्जिस्टेंस, कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस। 3 असर्शंस पढ़ ली हमने। नंबर 4, एक्यूरेसी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जस्ट अ मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा बेटे। ओके, एक्यूरेसी, क्या ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं, क्या एक्यूरेट फिगर पे रिकॉर्ड हुई है? क्या सेल्स एक्यूरेट है? क्या परचेज एक्यूरेट है?
क्या एसेट्स पे जो रिकॉर्डिंग हुई है ये एक्यूरेट है, वैसे इसे ट्रांजैक्शनल लेवल पे रहना चाहिए। क्या सेल्स एक्यूरेट है, ओपनिंग स्टॉक एक्यूरेट है, परचेज एक्यूरेट है, कॉस्ट ऑफ सेल ये एक्यूरेट है कि नहीं है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। क्या इनके टोटल्स ठीक हैं, क्या टोटल्स में कोई गलती तो नहीं है, कास्टिंग कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी समझ आ गई। यस सर। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ये दोनों बातें सेम ही है। वैल्यूएशन भी यही चीज है। क्या एसेट जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्या स्टॉक जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, इसकी वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन में कोई गलती तो नहीं है। क्या स्टॉक की प्राइस सही लगाई है, जितने का लीटर था उतने का ही लगाया है, जितने की केजी था उतने का ही लगाया कि नहीं लगाया। मेरी बात समझ आ रही है। सो डेटर जितने के थे क्या उतने के ही हैं, उनकी वैल्यू ठीक है, गलत तो नहीं है। बात समझ आ रही है। लेकिन आप देख रहे हो मैंने बड़ा टेक्निकली, बड़ा क्लेवरली एक्यूरेसी का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया और वैल्यूएशन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल। मैं घूम फिर रहा हूं इसके अंदर, आप देख रहे हो। एग्जिस्टेंस पे आया तो इसकी बात की। अब मैं आ गया ना उस पॉइंट पे जहां मैंने आपको लेके जाना है। एग्जिस्टेंस की बात की तो मैं एसेट लायबिलिटी की बात करके समझाया। कट ऑफ की बात की तो इसकी भी बात की, इसकी भी बात की। यस सर। ऐसे किया। फिर इसी तरह कंप्लीटनेस की बात की तो इसकी भी बात की, इसकी भी बात की। जब मैं इधर आया एक्यूरेसी पे तो एक्यूरेसी में खाली, वैल्यूएशन में खाली की बात की। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा। ये क्लेम्स क्यों ऐसे कह रहा हूं ये अभी बताऊंगा। मैनेजमेंट की क्या असर्शंस हैं, अभी मैं ओवरऑल असर्शन डिस्कस कर रहा हूं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नेक्स्ट असर्शन। क्या जो बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहे हैं वो हमारा हक है कि नहीं है। क्या लायबिलिटी सेक्शन में जो लायबिलिटी नजर आ रही है वो हमारी लायबिलिटी है या नहीं है। अब फिर गौर करो, मैं राइट्स एंड लायबिलिटीज बात की तो यहां पे आ गया। इनके बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो नहीं कि ये खत्म हो जाता। अभी बताता हूं सारा बताता हूं। मैं आपको समझ आ रही बात की मेरी। अकरेंस कहता है कि क्या वाकई अकर हुआ है, क्या सेल्स वाकई अकर हुई हैं 700 मिलियन की कि नहीं, क्या वाकई परचेज 150 मिलियन की अकर हुई हैं कि नहीं हुई, क्या वाकई ग्रॉस प्रॉफिट इतने का आया है कि नहीं आया। अकरेंस इज बिलोंग टू दैट कि क्या वाकई अकर हुआ है कि नहीं। ठीक है, समझ आ रही बात की। अच्छा नेक्स्ट। अब इसका मतलब है हमने, अब देखो जरा कितनी असर्शंस पढ़ ली। 1 2 3 4 5 6 7 7 असर्शंस। ठीक है, कुछ जगहों पे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, उस पर परेशान नहीं होना है, इन दो को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब असर्शंस क्या हैं, क्लेम्स मेड बाय मैनेजमेंट, और उनको ऑडिटर ने क्या करना है, वेरीफाई। किस तरह, थ्रू टेस्टिंग। अच्छा, इन्हीं को हमने कह दिया कि ये ऑडिट असर्शन भी कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन भी कहते हैं और मैनेजमेंट असर्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब कहता है 3 तरह से असर्शंस को डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन लेवल असर्शंस, यानी मैनेजमेंट के क्लेम ट्रांजैक्शन के लेवल पे, मैनेजमेंट के क्लेम अकाउंट बैलेंस के नाम पे, मैनेजमेंट के क्लेम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लेवल पे। मेरी बात समझ आई। अब आते हैं ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन। जी क्या हुआ, मिल नहीं रहा अभी, आगे करो, एंड पे मिलेगा। ये मिले, ये पेज ये देखो। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन, मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी बताओ इसका क्या है। 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 डिस्कस कर रहे हैं जी, ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूं। ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन यूज्ड व्हेन एग्जामिनिंग जर्नल एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री को जब एग्जामिन कर रहे होंगे तो मैनेजमेंट क्या असर्शन ले रही है। अकाउंट बैलेंस कहते हैं व्हेन एग्जामिनिंग एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी हेड्स, इक्विटी टोटल्स। और प्रेजेंटेशन होती है यूज्ड टू डिटरमिन प्रॉपर फॉर्मेट एंड, जिस आप अक्सर देते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर बाकायदा गाइडलाइन मौजूद होती है कि नोट्स कैसे बनाना है, उसमें क्या लिखना है, ऐसा है। अच्छा, ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन यानी मैनेजमेंट के क्लेम ट्रांजैक्शन के लेवल पे क्या हो सकते हैं। इन्हीं 7 में से 5, उसको मैंने आसान लफ्ज क्या, कोका, अगर उसका कुछ और नाम भी रख सकते हैं, मैंने आसानी के लिए कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, ये देखो जी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, अकरेंस एंड कट ऑफ। तो कोका, आप इसके और कुछ शॉर्ट बनाना चाहें तो आप बना लें, मैंने इसको इस लेवल। ट्रांजैक्शन लेवल मींस इनकम स्टेटमेंट लेवल, यानी आप जब इनकम स्टेटमेंट लेवल के ऊपर मैनेजमेंट क्या क्लेम करेगी, ये 5 क्लेम। कंप्लीट है कि नहीं है,
क्लासिफाई सही किया है कि नहीं किया, एक्यूरेट है कि नहीं, वैल्यूज अकर हुई कि नहीं हुई, कट ऑफ क्या उस पीरियड की थी कि उससे आगे चले गई थी। बात समझ आई है? उन्हीं 7 असर्शन में से फिर 5 असर्शन जब आप बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे होगे, यानी बैलेंस शीट के बारे में, अकाउंट बैलेंस कहते हैं बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मैनेजमेंट क्या क्लेम करती है? वही 5 बातें, कंप्लीट, क्लासिफिकेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। बात समझ आई? उन्हीं 5 में से यहां पे आ गए। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में ये 4 चीजें, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये एरिया हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? इसका मतलब है, अब मैं आसान लफ्जों में बोलने लगा, समझ लो, मैनेजमेंट के क्लेम इनकम स्टेटमेंट के बारे में, और ऑडिटर उन्हीं क्लेम्स को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। और क्लेम्स क्या हैं? हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट है, हमारी सेल परचेज क्लासिफाई है, बिल्कुल ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक एक्यूरेसी है, उनकी वैल्यूज ठीक हैं, वो अकर हुई हैं, और कट ऑफ मींस 31 दिसंबर 2021 तक की सेल को रिकॉर्ड किया है। और ये होगी ना कि हमारी हमने उसे ठीक क्लासिफाई किया है, कैश सेल में तो हमने कहा हमारी क्रेडिट कैश में नहीं है और कैश क्रेडिट में नहीं है, हमारी सेल्स प्रॉपर्ली क्लासिफाई हुई हैं सेल्स के हेड के अंदर ही, और वहाँ पे वो नॉन करंट और करंट में एग्जैक्टली उधर हमारा करंट एसेट में ही क्लासिफाई हुआ है, करंट नॉन करंट में क्लासिफाई नहीं हुआ, हमारी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई नहीं हुई। सो कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, राइट्स एंड एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन, ये मैनेजमेंट के क्लेम हैं अबाउट द बैलेंस शीट। और हम क्या करेंगे बीइंग एन ऑडिटर? उसे वेरीफाई करेंगे थ्रू टेस्टिंग। सो ये है क्लेम्स बाय द मैनेजमेंट। आइंदा से जब भी कभी वर्ड इस्तेमाल होगा असर्शन का, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ CVREC, रिकॉर्डिंग के हवाले से CVREC, ताकि ये चीजें याद रह जाएं। ठीक है, तो कोका एंड CVREC रिकॉर्डिंग, CV रिकॉर्डिंग, इस तरह मैंने लिखा था, तो आप इसको कुछ याद रखना चाहोगे। इसमें आप देखोगे, अच्छा अब आप जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होगे, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर एक एडिशनल आपको असर्शन मिलेगी दोनों में। एक देखिए 6 नंबर असर्शन होगी डिस्क्लोजर, तो उन्होंने वो वाली असर्शन को इन दोनों में शामिल कर दिया, इसलिए परेशान नहीं होना। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो जी, यहीं तक खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आपसे पसंद है। जी बोलिए। हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखी, उसको मतलब डेटर को लिखी या फिर हमने लॉयर्स को लिखी?